Hello students, welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार. स्वागत है सर आज की क्लास में आप लोगों का. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है. जो लोग भी अभी ऑनलाइन हैं सभी लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग. जितेंद्र गुड इवनिंग, सुधांशु गुड इवनिंग, हिमांशु गुड इवनिंग, नवीन गुड इवनिंग, रजनीश गुड इवनिंग. ठीक है, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आइए सर शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और क्या है. ठीक है, चलिए. तो जितेंद्र गुड इवनिंग. कल हमने पूछा था MTNL के बारे में कि MTNL जो है कम्स अंडर विच फॉलोइंग कैटेगरी, किस कैटेगरी में आता है MTNL. तो MTNL जो है वो नवरत्न कंपनी है. अब गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो अब यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि नवरत्न, मिनी रत्न और आप देखेंगे ये महारत्न कंपनियों के बारे में अपन बात करेंगे. तो अगर हम बात करें महारत्न कंपनियों की तो इस समय 10 महारत्न कंपनियां हैं. 10 महारत्न कंपनी है. दूसरा अगर आप देखेंगे नवरत्न की तो 14 नवरत्न है. और 73 मिनी रत्न है. ठीक है, 10 महारत्न कंपनी है टिल इस समय. मैं 2020 की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो 2020 में अभी 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 73 मिनी रत्न है. मिनी रत्न में 2 कैटेगरी है. ठीक है, अब अगर हम महारत्न की बात करें तो महारत्न में आप देखेंगे कि 20,000 करोड़ मतलब 20,000 करोड़ का अगर टर्नओवर है 3 साल तक लगातार तो उसको महारत्न की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, उससे कम वाले को हम रखते हैं मिनी रत्न में. और 30 करोड़ के टर्नओवर, उससे अधिक टर्नओवर के कंपनीज को हम मिनी रत्न की कैटेगरीज में रखते हैं. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. ये ध्यान रखना है. अच्छा, पीडीएफ, चलो पीडीएफ आज मैं, आप एक काम करना, आज तुम लोग शाम को जब क्लास खत्म होगी ना तो मुझे मैसेज करना. ठीक है, जो भी प्रैक्टिस बैच में है वो मुझे मैसेज करेंगे. हैंड टू हैंड मैं सारे पीडीएफ भेजूंगा आज के आज. ठीक है, आइए. तो 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं. 20,000 करोड़ जिनका टर्नओवर है लगातार 3 साल तक महारत्न, उससे कम वाले को नवरत्न, और 30 करोड़ के टर्नओवर लगातार 3 साल तक को बोलते हैं मिनी रत्न. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी. इनमें से कौन राजकोषीय नीति का आप देखेंगे यंत्र नहीं है. हिंदी देख लो. निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है. ये हिंदी है. अंग्रेजी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी. गिव मी आंसर. 13 का आंसर दो. 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो. सर आप अपना नंबर दे दीजिए. हिमांशु मेरा नंबर ले लो. मेरा नंबर है 8955893240. ये व्हाट्सएप नंबर है. इस पर कॉल कर लेना, सॉरी मैसेज कर देना. आज मैं पीडीएफ किसी भी कंडीशन में आपको इवनिंग में क्लास ऑफ होने के बाद डाल दूंगा. ठीक है, नंबर नोट कर लिया 8955893240. आइए बढ़ते हैं. चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए. हिमांशु रॉन्ग आंसर हिमांशु. मैंने बहुत यार तुम लोग को मैंने बताया ना, फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति क्या है? रेवेन्यू.
और एक्सपेंडिचर, ठीक है, यही है ना। अब रेवेन्यू में आप देखेंगे कि इसमें टैक्स सिस्टम भी है, और उसके बाद टैक्स सिस्टम है, इंटरेस्ट भी है, ठीक है, और डेप्ट भी है, मतलब कर्जा जो दिया है उससे इंटरेस्ट आता है, टैक्सेस, और अदर सोर्सेज हैं। एक्सपेंडिचर में प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू में गवर्नमेंट ने अगर किसी कंट्री को कर्जा दिया है, डेब्ट दिया है, तो उससे इंटरेस्ट आता है, वो भी हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सोर्स है। तो कैसे होगा? टैक्सेशन राइट है, इट्स ए पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। पब्लिक एक्सपेंडिचर, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। पब्लिक डेब्ट मतलब सार्वजनिक कर्ज, ऑफ कोर्स आरबीआई के थ्रू डिफरेंट कर्ज दिए जाते हैं, गवर्नमेंट दूसरे देशों को देती है, इट्स ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू, इट मीन्स इट्स ए पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। और उसके बाद क्रेडिट रेशनिंग, मैंने आपको कल बताया था क्रेडिट रेशनिंग के बारे में कि अगर एक्सेसिव लोन को कंट्रोल करता है आरबीआई क्रेडिट रेशनिंग के थ्रू, ठीक है, मतलब ज्यादा मात्रा में मनी की फ्लोटिंग को रोकना क्रेडिट रेशनिंग बोला जाता है। और ये इंस्ट्रक्शन आरबीआई के द्वारा दिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत बैंकों को, ठीक है। तो इट्स ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉट ए पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। आई बात सबको समझ में? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? हिंदी दिखा दूं? लो हिंदी देख लो, हिंदी देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? कौन सा राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? देख लिया। अब इसमें ऑप्शन दिया है कराधान टैक्सेशन, जन व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक ऋण पब्लिक डेब्ट, और क्रेडिट रेशनिंग। क्लियर? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, अभी बताया ना, कि ये जो तीनों ही पार्ट है ये इट्स ए पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, मतलब राजकोषीय नीति का भाग है। और क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है आरबीआई एक्सेसिव मनी की फ्लोटिंग को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट रेशनिंग करती है, ठीक है। तो ये होगा राइट आंसर डी। ये कह रहा है राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है फिजिकल पॉलिसी का। मतलब क्वेश्चन 2 बार अगर पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। थोड़ा टाइम लेना है, जल्दी में आंसर नहीं देना है, टाइम लेना है और उसको समझना है। आपने समझ रखा है, बस आपको बस थोड़ा टाइम लेना है, उसको एनालाइज करना है और तब आंसर देना है। इस तरह से आंसर देंगे तो अपन सही कर पाएंगे। जल्दी जल्दी में क्या होता है, आंसर देने में हम मिस्टेक कर जाते हैं कि अच्छा ये आंसर था, ये आंसर था, ठीक है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार हिंदी पहले दिखा दूं हिंदी वालों को। निम्नलिखित में से कौन से समीकरण सही नहीं है? कौन सा मैच सही नहीं है? देख लीजिए। एनआई इज कल टू एनडीपी प्लस निवल विदेशी आय, जीएनपी इज कल टू जीडीपी प्लस निवल विदेशी आय, एनडीपी इज कल जीएनपी माइनस अवमूल्यन। केवल 1 2 केवल 3, ये बताइए। हिंदी देख लिया आपने, अब इंग्लिश देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल इज आर इनकरेक्ट, मतलब कौन सा मैच नहीं है या गलत है, बताइए। एनआई इज कल टू एनडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम, एनडीपी प्लस जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा सही है? चलो आंसर दो जल्दी, एकदम आराम से सोच के देना है, कोई जल्दी नहीं है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन अभी बता दूंगा, लेकिन तब क्या है कि आपको एक बार अपने को थोड़ा सा ट्राई करना है। ट्राई का मतलब ये है कि हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा तो तुम्हारे मन में जो कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। आंसर पता है आप लोगों को? अरे पता है या नहीं पता है? बोलो। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं ना, लोड नहीं लेना है भाई अपने को। डी, डी बता रहे हैं केवल 2। इनकरेक्ट बता रहा है भाई, इनकरेक्ट। जितेंद्र इनकरेक्ट कौन सा है? देखो देखो मैं तुम लोग को एक बार और समझा देता हूं। ये जीडीपी जीएनपी एनडीपी समझाया था क्या तुम लोग को? समझाया था ना? अरे यस और नो?
तो फिर क्यों कंफ्यूजन है भाई? देखो, सीधे सीधी 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 सी बात है। जी, इसको एनडीपी भी बोलते हैं और एनआई भी बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएनपी में से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो ये निकलेगा। तो यहां पर आप देखो एनआई इजकल टू क्या हुआ, एनडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम, नेट सॉरी इसको एनडीपी नहीं बोलेंगे, एनएनपी को एनआई बोलते हैं ना, एनआई एनआई एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए अब ये एनआई एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फॉरेन इनकम ये सही है। जीएनपी इजकल टू जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम को हम जोड़ देते हैं इसमें, और इंडिया में जो फॉरेनर्स ने कमाया है उनको हम माइनस करते हैं तो जीएनपी निकल जाता है। एनडीपी प्लस जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन नहीं होता है, या माइनस नहीं होता है, इसमें प्लस हम नेट फॉरेन इनकम जोड़ते हैं। ठीक है, तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पड़ता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब अपना नेट डोमेस्टिक कितना प्रोडक्ट है, इसमें से हमने फॉरेन इनकम को जोड़ लिया और यहाँ के डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और बाहर चली गई उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा C3, केवल 3, बी आंसर होगा। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, या आप इसको एनआई कह सकते हैं। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर क्या है, इस इनकरेक्ट कौन सा है जी, 3 केवल, एनडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। बताइए इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 का, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, कौन सी संस्था है जो बैंकों की नगद शेष बनाए रखने को मेंटेन करती है, उन पर नजर रखती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, सुधांशु ने बी आंसर दिया है, बाकी लोग आंसर दें, बाकी लोग आंसर करें। जितेंद्र ने भी बी आंसर किया है, नवीन, हिमांशु, आंसर कीजिए फटाफट। सुधांशु और जितेंद्र के आंसर राइट है, मतलब राइट आंसर इज बी, भारतीय रिजर्व बैंक इज राइट आंसर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सही आंसर है। क्लियर, आइए अब इसको हम, इससे रिलेटेड मैं कुछ आपसे सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा। सरप्राइज क्वेश्चन 1-2 नहीं है, 4-5 है, आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन फर्स्ट राउंड, उसके बाद पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन सेकेंड राउंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट
इंडियन बैंक। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट फर्स्ट इंडियन बैंक। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट यूरोपियन मॉडल बेस्ड बैंक। आंसर दो इन सारे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 सरप्राइज क्वेश्चन है बॉस आपके लिए। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आपको यहां सरप्राइज के तौर पे पूछ रहा हूं ताकि आप इसका आंसर करें और आपको ध्यान में रहे, कभी आप भूले नहीं इन क्वेश्चंस को। ठीक है। तो हर क्वेश्चन के साथ ऐसे 2 सरप्राइज क्वेश्चन मैं आज से पूछूंगा आप लोगों से, और आई होप कि आप लोग इसका बेहतर आंसर कर पाएंगे और जल्दी। और नहीं पता होगा तो आपको पता भी चल जाएगा, और उससे आपको अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आराम से करने की स्थिति में होंगे। क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? भाई जो मैं बोल रहा हूं क्या आप उसको सुन रहे हैं? यस और नो में रिप्लाई करें सभी लोग। जितने लोग भी ऑनलाइन हैं वो सभी लोग रिप्लाई करें मुझे। सोना नहीं है क्लास में, जगते रहना है, जागते रहो। 2 लोगों ने, सुधांशु और जितेंद्र ने सिर्फ यस बोला है। बाकी जो लोग हैं, कौन कौन प्रेजेंट है भाई ऑनलाइन? कौन कौन है? एक बार फटाफट मेरे को एक बार यस करके रिप्लाई करो तो सभी लोग। सुधांशु और जितेंद्र, सिर्फ 2 लोगों ने यस बोला है। बाकी और कौन कौन? हिमांशु, हिमांशु क्या आप मुझे सुन रहे हैं? सुधांशु बट फॉर्मूला लिखवाने था आपको बोल रहे थे। कौन सा फॉर्मूला लिखवाना था सुधांशु? आप कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? अच्छा वो मैंने बोला था वो उसके महारत्न और रत्न कंपनियों के वो लिखवाने के लिए। कौन से फॉर्मूला बोल रहे हैं आप? चलिए जीडीपी एंड ऑल के। अच्छा देखो चलो अब बता ही देता हूं। ये इधर चलो पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसका फॉर्मूला बताता हूं मैं एक बार। ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? चलिए बताइए आंसर फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। फर्स्ट राउंड में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? 14। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कब हुआ? आंसर ईयर, इन विच ईयर? इन विच ईयर? इन विच ईयर? सुधांशु और जितेंद्र, रॉन्ग आंसर सुधांशु। सुधांशु रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर जितेंद्र। अच्छा ये बताओ, ये जितने मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं इसके बारे में तुम लोगों को पता है या तुक्का लगा रहे हो? अगर नहीं पता है तो मैं इसका आंसर दूंगा अभी। नहीं पता ना? तो नहीं पता तो तुक्का क्यों लगा रहे हो भाई? यार तुम लोग भी ना, नहीं पता तो सीधे कहो ना कि सर हमें नहीं पता है, आप इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए इन सारे क्वेश्चंस का, फिर मैं बताऊंगा। तो नहीं पता फिर भी तुक्का मार रहे हो तुम लोग। बढ़िया है यार, यही हैबिट चेंज करनी है एग्जाम वाली। यहां पर गलत आंसर देके या मेरे साथ झूठ बोल के आप सही तो कर सकते हैं, लेकिन वहां काम नहीं चलेगा। यहां पर अपने को जो भी दिल की बात है वो टीचर से कहनी है, बतानी है आपको कि सर ये मेरे को नहीं समझ में आया, ये नहीं पता। आप डायरेक्टली फेस करो। यहां पर कोई आपको 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 शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे कहना है सर ये नहीं समझ में आया या ये चीज नहीं पता, आप बता दो इसके बारे में। ठीक है, सही है। आइए अब मैं इनका आंसर्स दे रहा हूं क्योंकि बैंकिंग के बारे में बात हो रही थी। तो यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बैंकिंग डेवलपमेंट फटाफट तुम लोगों को बता देता हूं, ध्यान में रखना। अभी फटाफट जो डेवलपमेंट बता रहा हूं उसको आप ध्यान में रखिएगा बैंकिंग से, क्योंकि यहां पर बैंकिंग से क्वेश्चन आया तो ये जरूरी है जानना कि बैंकिंग डेवलपमेंट क्या है। कई बार एग्जाम में बैंकिंग डेवलपमेंट से पूछा है, तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन अपने को नहीं रखना है। और बैंकिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है,
चलिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, और उसका स्नैपशॉट अगर हो तो ले लेना, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उसमें। देखो, बैंकिंग डेवलपमेंट, बैंकिंग विकास बोलते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए। अब जाके रजनीश ने सही आंसर किया है। पहला, ये फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट स्टेज। established first एक बार मुझे अवध कमर्शियल बैंक के ईयर्स, एटीन एटी वन।
आइए देखो, ये बैंकिंग डेवलपमेंट है, जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसका आप ध्यान में रखिएगा। साथ साथ इसका स्नैपशॉट लेना चाहते तो ले लो, और या जिस तरह से भी इसको नोट करना चाहते हो नोट। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है जी? यस और नो बोलो। अच्छा सुधांशु लेना है स्नैपशॉट? मैं हट जाऊं? मैं हट जाऊं? यस, चलो मैं हट जाता हूं। एक बार इसको स्नैपशॉट लेते जाओ, पहले स्नैपशॉट ले लो, फिर मैं समझाता हूं, क्योंकि फ्लो आएगा समझाने में, तो फिर पता चलेगा कि नहीं हो पाएगा। डन? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर दूसरा ले लेना। दूसरा, दूसरा लो। डन बोलना तो मैं समझ जाऊंगा। दूसरा लीजिए, दूसरा लीजिए, दूसरा जल्दी बताओ जल्दी। क्लियर हो गया? तीसरा, तीसरा लो, टू कंप्लीट। तीसरा लीजिए, थर्ड डन। फोर्थ लीजिए, फोर्थ। एक मिनट रुकना, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लो फाइनल अभी तक के जो डेवलपमेंट्स है वो सारे डेवलपमेंट्स हो जाएंगे। एक मिनट रुकना। Also merge United Bank and OBC in PAB, PNB 2019 में ये दो बैंकें और मर्ज हुई हैं PNB में। सॉरी 2000, 1 अप्रैल 2020 है ये, 2020 करना है इसको। फोर्थ डन हो गया? हो गया जी सबका? सबका डन हो गया? लिख लिया? देख सबने स्नैपशॉट ले लिया? चलिए आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। सारा बैंकिंग डेवलपमेंट एक बार में, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। इससे अलग बैंकिंग से कोई भी क्वेश्चन, अगर बैंकिंग डेवलपमेंट का कोई क्वेश्चन पूछता है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। आई होप सो कि इससे सारे कवर हो जाएंगे जो अपने एग्जाम्स में पूछे गए, या जो अगले क्वेश्चंस में आएंगे वो भी आपके पूरे हो जाएंगे। क्लियर? भाई सिर्फ सुधांशु आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग सो गए क्या? जितेंद्र, नवीन, हिमांशु, चलो देखो अब इधर समझ लो। देखिए इसको मैंने अलग अलग स्टेजेस में समझाए हैं, ताकि आपके पास एकदम माइंड में क्लैरिटी हो कि अच्छा इस स्टेज में ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ, और कभी अगर कंफ्यूजन भी हो तो नहीं, अच्छा इसके बाद ये हुआ था, ये एकदम कंफर्म होना चाहिए। ठीक है? तो बैंकिंग डेवलपमेंट को समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेज से। उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स, अब मुझे ध्यान से सुनना है, एकदम एकदम बी केयरफुल, एकदम सावधानी से। अगर ध्यान से सुनोगे तो शायद आराम से समझ पाओगे, और अगर नहीं सुने, देखो ये चीज तुमको पढ़ने के लिए 2-3 घंटे चाहिए, तब तुम समझ पाओगे डेवलपमेंट। और यहाँ 15 से 20 मिनट के अंदर तुम्हारा ये जो 2 घंटे का खेल है वो खत्म, और कभी नहीं भूलोगे, और सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो इसलिए एकदम सावधान, मतलब ध्यान से सुनना मुझे। ठीक है? देखिए बैंकिंग डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो भारत में कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था। आज जो बैंकिंग सिस्टम है वो यूरोपियन मॉडल बेस्ड बैंक है। यूरोपियन मॉडल का मतलब, इसका मतलब समझने के लिए पहले हमें इंडियन मॉडल समझना होगा। अब इंडियन मॉडल कैसे होता था जी? तो अगर आप पुरानी मूवी देखें या आप कुछ भी कोई भी सीरियल देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम दो ही लोग रन करते थे। कौन? एक तो लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, और दूसरा
रिचेस्ट बनिया, रिचेस्ट जो ट्रेडर्स होता था उस समय का गांव में, विलेजेस में, वो ये दो लोग हैंडल करते थे पूरे गांव को। मतलब लोन के रिगार्डिंग या फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे वो इन्हीं के थ्रू होते थे। अपने यहाँ कोई आज की तरह बैंक नहीं होता, प्रोमाइसेस है उसमें, बैंक कैशियर मैनेजर सब हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मान लीजिए किसी को पैसों की जरूरत होती है तो जमींदार लैंडलॉर्ड के पास जाता था, मालिक मेरी लड़की की शादी करने वाले, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो कहता था कि अच्छा पैसे तो मिलेंगे तेरे को, लेकिन उसके बदले तुझे कुछ मॉर्गेज रखना होगा। तो बेचारा जे मतलब अपने घर में जो गोल्ड की ज्वेलरी होती थी वो रख देता था, या उसके पास कोई जमीन है, प्रॉपर्टी है, तो वो मॉर्गेज रख देता था और कहता था कि जब पैसे दूंगा तो ये छुड़ा लूंगा। अब जिसने भी लैंडलॉर्ड या बनिया से एक बार लोन ले लिया, मतलब कर्जा ले लिया, दोबारा वो लेने लायक नहीं रह जाता था बॉस। क्यों? क्योंकि वो जब चुकाने जाता था वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के और जबरदस्ती पता नहीं कौन कौन सी चीज लगा के ऐसा कर देते थे कि उसके पैसे भी गए और जो जमीन उसने मॉर्गेज रखी थी वो भी गया, सब कुछ। और फाइनली इतना उसके ऊपर कर्जा चढ़ा देते थे कि उनके यहाँ वो स्लेब बन जाता था, बंधुआ मजदूर, और उसको उसकी पुश्तें चलती रहती थी उसी में कि तेरे बाप ने कर्जा लिया था वो चुका नहीं पाया तो अब तू चुका, और फिर उनके यहाँ स्लेब बन के और आप देखेंगे काम करते रहते थे। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया, एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी था और यहाँ एक नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। क्या? तो उन्होंने यूरोपियन मॉडल पर बेस्ड एक बैंक शुरू किया जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770 में, 1770 में। ये कंपनी, इसको स्टैब्लिश करने वाली कंपनी का नाम है अलेक्जेंडर एंड कंपनी। उसने ये बैंक स्टैब्लिश किया प्रॉपर यूरोपियन मॉडल, मतलब एक प्रमाइसेस लिया, वहां पर प्रॉपर बंदे ऑफिसर्स रखे, मैनेजर, कैशियर, उनके थ्रू ट्रांजेक्शन्स करना शुरू किया कि आइए आप डिपॉजिट कीजिए, यहाँ से आप ले जाइए, और प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम शुरू हुआ बैंकिंग सिस्टम का। ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट यूरोपियन मॉडल बेस्ड बैंक। ठीक है। अब भाई साहब इन लोगों को मालूम नहीं था कि इंडिया के लोगों की एक खास विशेषता होती है, हम इंडियंस के खास फीचर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स हैं। क्या? तो जिसका लेते हैं उसका देते नहीं, और जिसका खाते हैं उसका गाते नहीं। तो क्या किया भाई, इस बैंक को 2 साल में ही अपन लोगों ने दीवाना मस्ताना कर दिया। मतलब इतना कर्जा ले लिया कि ये बैंक ही डूब गई, और रिटर्न के नाम पर कुछ नहीं, जब मांगने जाते तो कहते कि गैया ले लो, भैंसिया ले लो और ये ले लो। अब क्या करे भाई, इनको मालूम ही नहीं कि ये कैसे थे। ये बैंक 2 साल में ही आप देखेंगे क्या हो गई, दीवाना मस्ताना। कम्युनिकेशन डिले होने से लेट कंटेंट। ओके हिमांशु, ठीक है मैम। तो ये बैंक 2 साल में ही खत्म हो गई, कोलैप्स कर गई। अब क्या हुआ सेकेंड स्टेज में, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था कलकत्ता, बंगाल में, मेन प्रेसिडेंसी थी उस समय। 3 प्रेसिडेंसी थी जिसके थ्रू पूरे भारत पर, पूरे इंडिया पर रूल कर रहे थे इंग्लिश। कौन कौन प्रेसिडेंसी? तो बैंक ऑफ, एक तो बंगाल, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। ठीक है। बंगाल मेन प्रेसिडेंसी थी जिसके थ्रू ऑलमोस्ट इंडिया पर, वहीं पर गवर्नर जनरल रहता था और सारे नॉर्म्स, रूल रेगुलेशन वहीं से चलाए जाते थे। ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंसी थी। तो पहली प्रेसिडेंसी थी बैंक ऑफ बंगाल, बंगाल की। वहां पर गवर्नर जनरल के लीडरशिप में 1806 में फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश किया गया, और उन्होंने कहा कि हम अपने कंट्रोल में रख के इस बैंक को चलाएंगे, देखते हैं बैंक कैसे डूबती है और बैंक करप्ट होती है। तो अंग्रेजों ने इसको अपने कंट्रोल में, पहली प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की यहाँ पर बैंक की, और 1806 में उसकी स्थापना की, और इस बैंक को रन किया अपने कंट्रोल में रखे। ये बैंक चली तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर आप देखेंगे 1840 में इन्होंने बैंक ऑफ बॉम्बे, जो दूसरी प्रेसिडेंसी थी, वहां पर स्टैब्लिश की। ठीक है। ये भी बैंक चल गया। तो सिर्फ 3 साल बाद बैंक ऑफ मद्रास, जो तीसरी प्रेसिडेंसी थी, उन्होंने यहाँ एक बैंक स्टैब्लिश किया। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स प्रॉपर तरीके से रन करने लगे, मस्त चलने लगे। अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बन गया, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा था। यहां पर आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि हमारे देश के कुछ रिचेस्ट पर्सन थे, अमीर लोग, और कुछ अंग्रेजों ने मिलकर एक बैंक स्टैब्लिश किया ज्वाइंट वेंचर में। ठीक है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब 2 लोगों ने मिलकर आपसी सहयोग से एक बैंक स्टैब्लिश किया। उस बैंक का नाम था, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ इंडियंस थे, उस बैंक का नाम था अवध कमर्शियल बैंक। यूपी में अवध कमर्शियल बैंक, इसको कहते हैं फर्स्ट इंडियन बैंक। इसको स्टैब्लिश किया गया 1881 में।
इसको फर्स्ट इंडियन बैंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी इंडियन ने किसी इंग्लिश ब्रिटिश कंपनी के साथ मिलके कोई बैंक एस्टेब्लिश किया, और कोई किसी बैंक के एस्टेब्लिशमेंट में पहली बार किसी इंडियन का शेयर था, इसलिए इसको फर्स्ट इंडियन बैंक कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि हु हैज द फर्स्ट इंडियन बैंक। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो फर्स्ट इंडियन बैंक अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है, इसको हम फर्स्ट इंडियन बैंक। अब ये भी बैंक चल गई, ये चलने के बाद हम इंडियंस के कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्डअप हो गए, यार अपन अंग्रेजों के साथ मिलके चला सकते हैं, तो अपन क्यों नहीं चला सकते? तो क्या किया, यहां पर आप देखेंगे कि फोर्थ स्टेज में 1894 में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, और ये जो है ये पूरा का पूरा आप देखेंगे इंडियंस के द्वारा किया गया, इसलिए इसको हम कंप्लीट फर्स्ट इंडियन बैंक कहते हैं। कंप्लीट फर्स्ट इंडियन बैंक मतलब पूर्णतः पहला भारतीय बैंक। अब देखो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा पहला भारतीय बैंक कौन सा था, ठीक है, और फिर दूसरा पूछेगा कि कंप्लीट फर्स्ट इंडियन बैंक का था, तो फर्स्ट इंडियन बैंक पूछता है तो अवध कमर्शियल बैंक, और अगर फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक पूछता है तो कंप्लीट का मतलब इसमें 100% शेयर इंडियंस का था, 1% भी शेयर इंग्लिश का नहीं था इसमें, इसलिए इसको हम कंप्लीट फर्स्ट इंडियन बैंक कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो कमेंट कीजिए। क्या आपको सबको समझ में आ रहा है प्रॉपर? नवीन, बीका जी कामा की याद आ रही है तुमको? हैं मैडम बीका जी कामा, आइए। क्लियर? उन्हीं के द्वारा किया गया था। आइए, तो ये फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक हो गया। उसके बाद आप बढ़ते हम अगले स्टेज में। अब क्या हुआ बॉस? तो ये जो टाइम था आपको मालूम होगा 1921, मैंने कहा कि मर्ज 3 प्रेसिडेंशियल बैंक्स और मर्ज करके एक नया बैंक स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। ऐसा क्या हुआ? तो आप देखेंगे मैंने यहाँ प्रेसिडेंशियल बैंक निकला है, कौन सा थे? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, यही 3 थे ना जी प्रेसिडेंशियल बैंक। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाना पड़ा? इसके पीछे रीजन ये है कि आपको मालूम होगा कि 1914 से लेके और 1919 तक, मतलब 1914 से लेके 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, आपको मालूम है ना 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन मास लेवल पर आप देखेंगे रिसोर्सेज और फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए। तो ये जो तीनों बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इनके जितने भी आप देखेंगे करेंसी और मनी थी उसको पूरी तरह से यूज कर लिया इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो ये तीनों बैंक बैंकरप्ट हो गए, मतलब अभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि इंडिपेंडेंटली रन कर सके। तो क्या किया? अब भाई ये बैंक तो डूब रहे थे, तो डूबने से बचाने के लिए क्या किया कि 1921 में थोड़े थोड़े जो इनके पास फंड थे इन तीनों को मर्ज करके और एक बैंक बनाया, उस बैंक का नाम रखा इंपीरियल बैंक। ठीक है, 1921। तो इंपीरियल बैंक इन्हीं तीनों बैंकों से मर्ज होकर बनी हुई बैंक है जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। और ध्यान रखिएगा, यही इंपीरियल बैंक, इसी इंपीरियल बैंक का 1955 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक है। क्लियर? तो ये आप देखेंगे इंपीरियल बैंक बना दिया गया 1921 में। इसी समय 1935 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, 1935 में। फिर अगले स्टेज में आएंगे तो आप देखेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, 1949 में आरबीआई के नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और फिर
मैंने अभी बताया कि 1955 में इस इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन करके इसको नाम दिया गया RSBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? आइए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइम आया 1969 का। ये टाइम था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई रूरल डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, और इसके लिए जरूरी है कि प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। और नेशनलाइज करने से क्या होगा कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के आधार पर लोगों को लोन देंगी और लेंगी और देंगी, और फिर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिमोट एरियाज में भी, गाँवों में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी इनको खोला जाएगा, ताकि लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके और पैसा लेके अपना काम कर सके। तो इस कंडीशन में उन्होंने आइडेंटिफाई किया और 14 न्यू बैंक्स को आइडेंटिफाई करके 1969 में उन्होंने उनका नेशनलाइजेशन किया। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है अगर 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट किसी बैंक का खरीद लेती है तो उसको हम नेशनलाइज बैंक बोलते हैं। नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण हो गया, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब यहां पर 69 में कर दिया। फिर 1980 में कुछ और 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। तो 14 और 6 हो गए कितने? 20। ठीक है, और इनमें से एक बैंक था जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इसके पास इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो 1993 में इसको पीएनबी में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। तो कितने हो गए? 19। अभी भी आप देखेंगे बैंकों का मर्जर चल रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह ने 2013 में एक बैंक स्टैब्लिश किया, इसका नाम था बीएमबी। बीएमबी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? जानते हैं? इसको हम बोलते हैं भारतीय महिला बैंक। बीएमबी स्टैब्लिश किया गया था, भारतीय महिला बैंक। इसका हेडक्वार्टर था नई दिल्ली। ठीक है, और इसको विमेंस को प्रमोट करने के लिए, इंपावर करने के लिए कि इसमें स्टाफ भी महिला होंगी, उनको बेहतर सेविंग और फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन ये बैंक ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, इसकी भी हालत खराब हो गई। तो अभी एसबीआई में जब मर्ज किया गया ना इसके 5 एसोसिएट बैंक को, तो इसके साथ बीएमबी को भी मर्ज कर दिया गया है। मतलब स्टेट बैंक में 2017 में बीएमबी को भी मर्ज कर दिया गया, उसके 5 एसोसिएट बैंक और साथ में बीएमबी, इनको भी मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ। तो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीएमबी। ये मैंने नहीं लिखा था, नोट कर लेना वहां पर, ये ध्यान रहे। ठीक है, इसका तो ये बीएमबी की स्थापना की गई, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर था, बट ये बैंक भी नहीं चल पाई, तो 2017 में इसको भी मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, उसके बाद अभी 2019 में 2 और बैंक थे, विजया बैंक और देना बैंक। ये भी नेशनलाइज बैंक थे, इनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो इनको मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में इनको मर्ज कर दिया गया। उसके अलावा आप देखेंगे यूनाइटेड बैंक और ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों बैंकों को पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। और इन दोनों को मर्ज करने के बाद पीएनबी सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बन गई है बॉस। सेकेंड लार्जेस्ट मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट बैंक और दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया जी? हो गया? यहां तक कोई किसी को डाउट, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई कंफ्यूजन हो? आरबीआई के टाइम गवर्नर इरविन थे भाई। क्या आरबीआई के टाइम के गवर्नर कौन? आरबीआई के कौन से टाइम के नवीन? एस्टैब्लिशमेंट के समय, या नेशनलाइजेशन के समय, या फिर अभी? अभी तो शशिकांत दास हैं। अच्छा, 1935 में इनके जो गवर्नर थे उनका नाम कुछ अंग्रेजों की तरह है।
ये थे उस समय के फर्स्ट गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। हिमांशु एडम स्मिथ नहीं थे भाई सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। ये गवर्नर जनरल की पूछ रहे हो या फर्स्ट गवर्नर? आरबीआई गवर्नर फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे ये। गवर्नर जनरल दूसरा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। समझ में आ गई बात? अरे हुआ कि नहीं? ओके चलिए, ये क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? चलिए आइए, इसका राइट आंसर था क्या? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। अच्छा वो जीडीपी पहले एक बार समझा देता हूं तुम लोग को, उसका जो फॉर्मूला कह रहे थे, फिर उसके बाद ये जीडीपी से रिलेटेड ही है, तो ये एक बार समझ लो। देखो जी प्लस एस जियोग्राफिकल एरिया एंड फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद है जीएनपी, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब ले लो, स्नैपशॉट ले लो फटाफट। डन, चलिए हो गया। चलिए अब यहां पर आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीएनपी, रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल सीपीआई, रेशियो ऑफ रियल टू नॉमिनल जीएनपी। हिंदी देख लो, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है? बताइए, 16 का आंसर बताओ। नहीं पता? राइट आंसर है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सुधांशु, राइट आंसर है ए, अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। भाई देखो इसका मतलब क्या हुआ,
थोड़ा सा समझना इसको क्या होता है इसका मतलब। भाई देखिए, आप देखेंगे कि एक तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, और एक होता है एजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन वैल्यू। तो हम एज्यूम करते हैं कि अगले साल जीडीपी का अनुमान क्या होगा। जैसे अभी इस साल के ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग हम अनुमान करते हैं कि अगले साल 5.6% ग्रोथ रेट होगा। जैसे मूडी, फिंच, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, अलग अलग जो रेटिंग एजेंसीज हैं या डिफरेंट कंट्रीज का जो एज्यूम करती है ग्रोथ रेट, वो एज्यूम करती हैं कि भाई 5.6% इतना ग्रोथ रेट होगा कमिंग ईयर में, इस साल के। और एक होता है कांस्टेंट, मतलब कि फिक्स रिसोर्सेज और जो डेवलपमेंट्स हुए उसके आधार पर आपने अनुमान किया कि इतना डेवलपमेंट है या इतना डेवलपमेंट इस समय होगा। तो जो एजम्पशन होता है इससे ज्यादा रियलिस्टिक होता है रियल जीडीपी। आपने एज्यूम किया अगले साल प्रोडक्शन बढ़ गया, उसके बाद सर्विसेज बढ़ गई, तो वो रेशियो फ्लक्चुएट कर जाता है, ज्यादा या कम हो सकता है। तो इसलिए कह रहा है कि अवास्तविक, मतलब रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी जो है वो डिसाइड करता है अपस्फीति कारक, मतलब डिफ्लेशन को, ठीक है, कि रियल जो होता है वो ज्यादा इफेक्ट करता है कि भाई प्राइस घटेगी या कम होगी। क्लियर? चलिए, तो राइट आंसर इज ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज डिफरेंस कर्व प्रेजेंट? डिफरेंस कर्व क्या प्रेजेंट करते हैं बॉस? आंसर दीजिए इधर। क्वेश्चन नंबर 17, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? ये ट्रेडिशनल जीके का आंसर है। डोंट नो, देखो समझाता हूं मैं। सीधे सीधे ये एक्चुअली क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है कि किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने में एक व्यक्ति को कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाउ मच गेट सेटिस्फैक्शन। तो इसका आंसर जो है वो है दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तुम लोगों को बता देता हूं, उसको समझ लो, क्या पता हो सकता है उससे रिलेटेड समझ में आ जाए। देखिए एग्जाम्पल बता देता हूं, इसका डायग्राम भी, डायग्राम रहने दो भी, मैं लास्ट में इसको समझाऊंगा। थोड़ा सा ये टिपिकल है, मैं लास्ट में समझा दूंगा इसको कि ये क्या है। मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने रख रखे हैं जैसे डिमांड, एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये अपन लास्ट में इनको बात करेंगे जो न्यूमेरिकल्स टाइप के हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। नॉर्मली उपभोक्ता संतुलन जो हिंदी में जिसको हम बोलते हैं, उसका ये क्वेश्चन है। उसमें ये कहता है कि आप जब किसी भी वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो कहता है कि मान लीजिए पहली वस्तु से हमने को कंज्यूम किया तो 10% मिला, दूसरी से 40%, तीसरी से, मतलब पांच पांच चीजों को यूज करने के बाद आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। तो ये डायग्राम कर्व के थ्रू इसको हम शो करते हैं, और उस कर्व में दोनों रेखाएं जो है वो एक तरफ तो कंजम्पशन और दूसरी तरफ आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को दर्शाती है, ठीक है। तो ये दो वस्तुओं के बीच प्राप्त संतुष्टि को शो करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताओ इसको, क्वेश्चन नंबर 18, आंसर बताइए। आफ्टर विच 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान वॉज इंप्लीमेंटेड? किस 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान की शुरुआत हुई? रोलिंग प्लान की शुरुआत किस 5 ईयर प्लान के बाद हुई? सुधांशु, नवीन, हिमांशु, बताओ इसका आंसर। फिफ्थ कह रहे हैं जितेंद्र। रॉन्ग आंसर बी, बी बता रहे हैं आप लोग, दो फिफ्थ बी बता रहे हैं। अब मैं
तुम्हारे सामने डायग्राम लिखता हूं, उसमें से आंसर बताना मुझे 5 ईयर प्लान का। फर्स्ट, देखो अब बताओ इसमें आंसर कौन सा है, बताइए कौन सा आंसर है किस 5 ईयर प्लान के बाद। तो जितेंद्र 6 क्यों लिख रहे हो? 5th 5 ईयर प्लान के बाद हिंदी में दिखा दो, नवीन कह रहे हैं हिंदी में दिखा दो। लो हिंदी में देख लो, हिंदी में देख लिया। अब मुझे बताना who started tenure PM और मोटिव या थीम, इन सारे सवालों के जवाब देने हैं तुम लोगों को। रोलिंग प्लान, आप लोग डू यू नो अबाउट रोलिंग प्लान? रोलिंग प्लान जानते हो जी? हाँ या ना में जवाब दो। रोलिंग प्लान के बारे में जानते हो या नहीं? सभी लोग बताएं। नहीं? अच्छा, तुम लोगों ने रट रखा है क्या इसका? रोलिंग प्लान नहीं पता? अच्छा, इमरजेंसी पता है क्या, इंदिरा गांधी वाला? सुधांशु कह रहे पॉलिटिकल क्राइसिस। देखो समझ लो, ये सारे, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं। किसने स्टार्टेड किया? जनता पार्टी। टेन्योर था इसका 1978 से 83। पीएम थे मोरारजी देसाई। थीम था, आप देखेंगे एवरी ईच ईयर अचीव टारगेट। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। देखो एक 4th 5 ईयर प्लान था बॉस, सॉरी 5th आप कह लो, 5th 5 ईयर प्लान। इसका टेन्योर था 1974 से 1979। ठीक है, ये 5 ईयर प्लान था, 5th 5 ईयर प्लान। इसमें क्या हुआ कि ये 1974 से 1979 के बीच बहुत बड़े हमारे देश में चेंजेस आए। इसमें इंदिरा गांधी ने यूपी से चुनाव लड़ा और उसमें करप्शन के थ्रू वो जीत के आई। तो राजनारायण वहां पर एक मंत्री थे, उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दी कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव है उसको रद्द किया जाए। उन्होंने गलत तरीके से करप्शन के थ्रू, मतलब गलत तरीके से चुनाव जीता है। वो केस चलता रहा, इंदिरा गांधी की सरकार बन गई इस समय। फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द कर दिया गया, उनका इलेक्शन डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस किया तो वो प्राइम मिनिस्टर थी, अब तो भाई उनके लिए खतरा उत्पन्न हो गया। उसके बाद इसी समय इंदिरा गांधी का एक्चुअल डिक्टेटरशिप हमें देखने को मिलता है। एक्चुअल डिक्टेटरशिप का मतलब आप देखेंगे 1976 में एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया
और उस अमेंडमेंट में ऐसे ऐसे चेंजेस किए गए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल थीम को ब्रेक कर रहे थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी का थीम है उसको भी ब्रेक कर रहा था। मतलब कहा गया कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के द्वारा पास बिल पर अपना सिग्नेचर करेगा ही करेगा, वो मना नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट का टेन्योर बढ़ा दिया, किचन कैबिनेट शुरू कर दिया, ऐसे बहुत बड़े बड़े चेंजेस करे उन्होंने। इसके खिलाफ इंदिरा गांधी के खिलाफ यूनाइट होने लगे और जयप्रकाश नारायण उस समय इनके अपोजिशन के लीडर थे। उन्होंने सबको यूनाइट करना शुरू किया और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया। इधर राजनारायण ने केस जीता और इंदिरा गांधी को अपना पद छोड़ना पड़ा। तो सरकार, और उसी समय इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इमरजेंसी लगा दी 1975 में, नेशनल इमरजेंसी। तो पहली बार इंटरनल डिस्टरबेंस के बिहाफ पर, आंतरिक अशांति के बिहाफ पर 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई अपने देश में। और वो इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो डिसॉल्व हो गई और उसकी जगह पहली बार नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसका नाम था जनता पार्टी और उसके लीडर थे मोरारजी देसाई। ठीक है, तो उस समय 3 लीडर फेमस थे जो लोग इस समय कैबिनेट में थे, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और जगजीवन राम। ठीक है, ये 3 थे। अब मोरारजी देसाई तो बन गए प्राइम मिनिस्टर और आप देखेंगे 5th 5 ईयर प्लान को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया। मतलब 79 इसका टेन्योर था तो 78 में ही खत्म हो गया और 78 से 83 के बीच इन्होंने एक नया प्लान चलाया जनता पार्टी ने, उसको हम बोलते हैं रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान, इसको हिंदी में अनवरत योजना बोलते हैं। अब ये अनवरत योजना है क्या? तो 5 ईयर्स प्लान तो ये भी इन्होंने चलाया लेकिन नाम बदल दिया अनवरत योजना। इसका मतलब क्या है? तो मान लीजिए कि ये 5 साल की योजना है कोई भी, ठीक है, 5 साल की योजना है। अब मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का टारगेट रखा कि हमें कृषि में डेवलपमेंट करना है। तो आप क्या करते हैं, 5 साल का टारगेट बनाया और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं। फिर डेवलपमेंट 5 साल पूरा होने के बाद आप उसको मॉनिटर करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि हमने वो टारगेट अचीव किया कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे, रोल करके अपना टारगेट अचीव करेंगे। रोल करने का मतलब कि 5 साल का टारगेट है तो हर साल 5 साल में तब्दील हो गया। अब पहले साल हमने एक्सपेंडिचर किया और इस पहले साल में हमने पूरी कोशिश करी कि जो हमारा 5 साल में जो हमने टारगेट बनाया वो हमको अचीव करना है। तो एक ईयर का टारगेट कितना होगा वो हमने अचीव किया। फिर अगर इसको अचीव करिए तो रोल करेंगे सेकंड ईयर में, अगर फर्स्ट ईयर का टारगेट नहीं हुआ तो सेकंड ईयर में करेंगे, फिर सेकंड ईयर का नहीं हुआ तो थर्ड ईयर में। मतलब हर साल के जो टारगेट डिसाइड किए गए उसको अचीव करके, रोल करके, और 5 साल में हम अपना पूरा टारगेट अचीव करेंगे। पहले क्या होता था कि एक बार बना दिया 5 ईयर प्लान और एक्सपेंडिचर कर दिया और वो अपना चल रहा है। 5 साल पूरा होने के बाद उसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने कहा 5 साल बाद नहीं, हम हर साल इसको मॉनिटर करेंगे और एग्जामिन करेंगे और हर साल रोल करके उस टारगेट को अचीव करेंगे। तो ये रोलिंग प्लान था तो बहुत अच्छा, लेकिन ये चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 2 साल के बाद ही, मतलब 70 से 80 तक ये जनता पार्टी की सरकार 2 साल ही चल पाई। ये लोग लगे एक दूसरे की टांग खींचने की, मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, और इस चक्कर में 2 साल में ही जनता पार्टी की सरकार डिसॉल्व हो गई और इंदिरा गांधी ने फिर से नारा दिया, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। और इंदिरा गांधी बम्पर मेजोरिटी से जीत के आई 1980 में और इस रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया और उसकी जगह शुरू किया 6th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो ये था रोलिंग प्लान कि टारगेट को रोल करके एवरी ईयर उसका आप देखेंगे टारगेट फिक्स करना और उसको अचीव करके 5 साल में कंप्लीट टारगेट अचीव करना। ठीक है, आई बात समझ में? आई कि नहीं सबको? यस और नो बताइए। एटीन भी होगा क्या? 18 भी होगा क्या? लिख रहे हो जितेंद्र? 18 भी होगा? हाँ ऑफ कोर्स होगा भाई। अभी क्या बताया मैंने, 5th 5 ईयर प्लान के बाद ही तो ये पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना शुरू की गई। ऑफ कोर्स राइट आंसर इज बी, 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। क्लियर?
चलिए यहां तक क्लियर हो गया जी सबको? अच्छा चलो अब एक सवाल यहां पर, एक क्वेश्चन बताओ कि अभी तक 5 ईयर प्लान में कितनी बार ब्रेक लिया गया है? अभी तक 5 ईयर प्लान में कितनी बार ब्रेक लिया गया है? आंसर दीजिए। अभी तक 5 ईयर प्लान में कितनी बार ब्रेक लिया गया है? या आप ये कह सकते हैं कितना 1 ईयर प्लान बना है? 1 ईयर कितने प्लान बने हैं? एक एक साल के कितने प्लान? सुधांशु बता रहे हैं 3, नवीन 2 कह रहे हैं, और जितेंद्र कह रहे हैं 3 टाइम्स। किसका सही मानूं मैं? देखो मैंने कहा एक बार तो 1966 से एक 69 बना, और एक 90 से 92 भी तो हुआ था जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी अपने देश में। 3 क्राइसिस मानते हैं ना? एक तो ये हो गया ये हो गया पॉलिटिकल, नहीं सॉरी, ये हो गया इकोनॉमिकल क्राइसिस, ये हो गया एक्सटर्नल अटैक, ठीक है? और बिल्कुल सुधांशु, देखो ये जो 5 ईयर प्लान था, ये इसको हम प्लान हॉलीडे बोलते हैं। और प्लान हॉलीडे के पीछे रीजन क्या है? तो मैंने बताया था कि प्लान हॉलीडे के पीछे रीजन की 62 में चाइना के साथ वॉर हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ, और 66 में ड्रॉट, सूखा आ गया अपने देश में। तो ये 3 कंडीशन, एक्सटर्नल अटैक और ड्रॉट, तो ये इसकी जगह हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो प्लान हॉलीडे ले लिया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ 1978 से 80 के बीच, तो हमने इसमें रोलिंग प्लान चला लिया। और तीसरा हुआ 90 से 92, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, पूरे वर्ल्ड में थी, अपने इंडिया में भी थी इसकी वजह से। क्लियर? तो ये 3 टाइम्स। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच टैक्स कॉजेज अ बर्डन ऑन द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? बताइए, हिंदी दिखाता हूं। कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? बताओ, आंसर बताइए। आंसर बताओ, मैं देख रहा हूं। क्या हुआ? 19A, 19B और इनडायरेक्ट। देखिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, और ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों है, और ये नॉन ऑफ दीज। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा था आपको कि हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, यही कहा था ना। प्रोग्रेसिव में क्या कहा था मैंने? मान लो जो 0 से 5 अगर लाख आप अर्न करते हैं तो आपको 0% पे करना है। 5 से 10 लाख अगर अर्न करेंगे तो 5% पे करेंगे। 10 से ऊपर एवब करते हैं आप तो आपको 10% पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब वेनेबर इंक्रीज ऑफ इनकम ऑफ टैक्स पेयर देन इंक्रीज ऑफ टैक्स रेशियो। तो अगर आप कम कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, नहीं देंगे, कम कमाते हैं कम देंगे, ज्यादा कमाते हैं कम ज्यादा देंगे। तो अगर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का तो एग्जांपल यही है ना। तो यहां पर अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, नहीं कमाता है, तो क्या वो टैक्स देगा? क्या नहीं। तो क्या उसके ऊपर बर्डन पड़ा? भाई नहीं कमाते हैं, नहीं देते हैं,
टैक्स देने लायक ही नहीं है, तो क्या उसके ऊपर बर्डन पड़ा? अरे पड़ा कि नहीं? नहीं पड़ा, तो डायरेक्ट तो होगा ही नहीं। डायरेक्ट कैसे होगा? नहीं होगा। अब आओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में भाई साहब पड़ता ही नहीं, तो डायरेक्ट का तो ऑप्शन ही खत्म कर दीजिए, ठीक है। और नन ऑफ दीज ऑप्शन ही नहीं है, एक ऑप्शन बचा इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अब मैंने तुम लोग को साफ साफ समझाया था यहां पर कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जिस पर इनडायरेक्टली, ऐसा टैक्स जिसका इनडायरेक्टली बर्डन टैक्स पेयर पर पड़े। इनडायरेक्टली बर्डन में मैंने तुम लोग को कल एक एग्जांपल बताया था, ये बताया था एक्सक्यूज मी। अब ई एक्स से मैंने बताया था एक्साइज ड्यूटी, सी उसे कस्टम, ठीक है, एस ई से सर्विस टैक्स, एम से वैट और ई से एंटरटेनमेंट। अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन से जितने भी लोग हैं हमारे देश के, वो ड्रिंक भी करते हैं, कपड़ा भी खरीदते हैं, खाने पीने की चीजें भी खरीदते हैं, उन सब पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। पे करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कस्टम ड्यूटी मान लीजिए नहीं पड़ते। सर्विस, कैब में जा रहे हैं, ओला से जा रहे हैं, होटल में जाके खाना खा रहे हैं, कोई भी आप सेवा ले रहे हैं, कोई भी, तो क्या उसके बदले आप पे करते हैं? बिल्कुल पे करते हैं। वैट, हर जितने भी एक्साइज ड्यूटी चीजें, जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उन सब पर आप, दुकान में आप जाते हो, चप्पल, जूता, कपड़ा, चश्मा, कहीं भी आपने अपने दुकान से खरीदा, तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, वैट देना पड़ता है। तो वैट सभी आम आदमी, हर आदमी पे करता है। आप भले ही डायरेक्ट टैक्स पे ना करें इनकम के रूप में, लेकिन भाई साहब आप दुकान में कोई भी आदमी, हम सभी लोग, चाहे जिसकी इनकम अधिक हो या कम हो, हर आदमी टैक्स पे करता है। तो वैट हर आदमी देखता है। आप मूवी देखने जाते हैं, कहीं मॉल में गेम खेलने जाते हैं, कोई भी एंटरटेन करने जाते हैं, वहां पर आप एंटरटेनमेंट, हर आदमी चाहे अमीर हो या गरीब, हर आदमी थिएटर में मूवी देखने जाता है, तो वो वहां पर एंटरटेनमेंट टैक्स देता है। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो सोसाइटी के हर ग्रुप पर पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर आदमी एक्साइज ड्यूटी दे देता है, हर आदमी वैट देता है। भाई आप देखिए गरीब आदमी भी गाड़ी मोटरसाइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, कार नहीं चला सकता, बाइक चलाता है, तो क्या करता है, बाइक चलाएंगे तो पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती है और स्टेट गवर्नमेंट वैट लेती है, वो देते हैं अपन। कोई भी सामान, अपने पंखा, टीवी, फ्रिज, कोई भी चीज खरीदने गए उस पर आप देते हैं टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो गरीब लोगों पर, जो पुअर लोग हैं सेक्शन के, उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अर्थात हमारी सोसाइटी का हर आदमी इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। हम लोग कहते हैं ना कि मैं तो कोई टैक्स नहीं देता, हाँ आप इनकम टैक्स नहीं देते, लेकिन आप दूसरे टैक्स 100% देते हैं, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर जो है वो है बी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर हुआ? हो गया क्लियर सबको? सबको क्लियर हो गया जी? फटाफट रिप्लाई करें। ओके, देखो यही सब क्वेश्चंस हमें कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन का नेचर है इजी, लेकिन हम लोग क्या है, बहुत मतलब जल्दी में या फिर वो करने में हम गलत आंसर कर देते हैं, और यही चीज अपने को यहां पर करेक्ट करनी है, क्योंकि एग्जाम में यहां मिस्टेक चलेगा, लेकिन एग्जाम में अगर आप मिस्टेक करते हैं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर उससे आप एक साल बैक हो गए, ठीक है। तो इसलिए यहां पर उसी मिस्टेक को करेक्ट करना है अपने को, कि वो मिस्टेक एग्जाम में ना हो। समझ में आ रही बात? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पहले इंग्लिश में दिखा दूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स अ फॉर्म डज नॉट एक्साइज कंट्रोल ओवर प्राइस? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20। बताओ 20 का आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। हिंदी दिखा दूं? हिंदी, हिंदी दिखाऊं? लो हिंदी देख लो, हिंदी देख लो, हिंदी। आराम से सोच समझ के आंसर देना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
जितेंद्र ने दे दिया, नवीन, सुधांशु। हाँ, ये बात हुई ना। वेरी गुड। राइट आंसर इज पूर्ण स्पर्धा। इंग्लिश में देखिए, परफेक्ट कंपटीशन। क्या होता है भाई परफेक्ट कंपटीशन में? राइट आंसर डी है, नवीन, सुधांशु सबके। क्या भाई? तो कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस पर कंट्रोल नहीं होता है। क्यों भाई? मान लीजिए अगर कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में क्या होता है? मोर बायर्स और मोर सेलर्स। ठीक है, तो सेलर्स तो मोर, बायर्स तो सब में अनेक होते हैं, सेलर्स, अब सेलर्स बहुत सारे होंगे तो प्राइस रिजिडिटी नहीं होगी। आप एक हायर प्राइस पर नहीं बेच सकते क्योंकि आपका कोई कंपटीटर ऑलरेडी है। तो वहां पर क्या होता है? लेस प्राइस और मैक्सिमम, आप देखेंगे सेलिंग उनका मोटिव होता है कि कम प्राइस में अधिक से अधिक बेचें और उस पर प्रॉफिट अर्न करें। क्यों? क्योंकि बायर्स और सेलर्स को मार्केट की पूरी जानकारी होती है। भाई आप दुकान में जाते हैं तो 10 दुकान जाएंगे तो हर दुकान पर आप बार्गेनिंग करके पूछते हैं। वो कोई कहते हैं 101, कोई 102, कोई 105। ठीक है, तो दुकानदार, कई बार आप कहते हैं कि अरे वो वाली कॉर्नर पे जो दुकान है वो तो 95 में दे रहा है, आप कहते हैं ना, उसको वो करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या कहता है? कहता है एक काम करो, मेरे से पैसा ले लो और आप जाके मेरे को 10 पीस ले आके दे दो। आप वहीं पर हड़क जाते हैं क्योंकि उस शॉपकीपर को ऑलरेडी पता है कि इस प्राइस के नीचे कोई बेच ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो बहुत ही शॉर्ट मार्जिन होता है, बहुत कम मार्जिन होता है जिसमें वो लोग प्रोडक्ट निकालते हैं क्योंकि दोनों को मार्केट की अच्छी जानकारी होती है। तो यहाँ पर प्राइस पर कंट्रोल नहीं होता है, इट्स डिपेंड ऑन कस्टमर कि कस्टमर किस प्राइस पर फिक्स हो गया और उससे उस प्राइस पर उनको बेच दिया। जिसको नहीं पता है उसको 5 रुपए ज्यादा पर भी बेच देते हैं, जिसको पता है बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करके आ रहा है और उसको लगता है कि यार चलो अब निकालो प्रोडक्ट, 1 रुपए का भी मार्जिन है या 2 रुपए का भी, तो उस पर भी निकाल देता है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए प्राइस रिजिडिटी नहीं होती है और प्राइस पर इनका कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल मेले में आप देखेंगे मोनोपोली में परफेक्ट कंट्रोल होता है, उसके बाद ड्यूओपोली में भी कंट्रोल होता है प्राइस पर। ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी होती है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस रिजिड होते हैं। जैसे मान लो आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, अब जो मारुति की कारें हैं वो हल्की होती हैं तो वो अपने डिजाइन और अपने माइलेज के आधार पर प्राइस रिजिड है। दूसरी जो आप देखेंगे हुंडई की कारें हैं तो वो अपनी क्वालिटी, मतलब बिल्ड क्वालिटी के आधार पर प्राइस रिजिड है और अपने, तो सभी के अपने अपने क्वालिटी के आधार पर प्राइस रिजिडिटी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी, परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज नो कंट्रोल ओवर प्राइस। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? फटाफट यस और नो। चलिए चलिए अगला, अगले क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। लॉरेंज कर्व एग्जाम में पूछा भाई, सर लॉरेंस 1906 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी, लॉरेंज ने। मैक्स लॉरेंज ने 1906 में एक थ्योरी दी थी जिसको हम लॉरेंज कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ये क्या होता है भाई? तो ये इकोनॉमिक्सों को इन्होंने एक थ्योरी दी जिसमें कहा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में कैसा होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। ठीक है,
ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों के बीच गैप, ये लॉरेंज कर्व है। इस तरह से ये लॉरेंज कर्व बनता है, इसमें इनकम और यहां पर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये लॉरेंज कर्व इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कि सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है अपर और लोअर क्लास में, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, उसकी एक थ्योरी दी थी मिस्टर लॉरेंज ने 1906 में। तो ये क्या है, राइट आंसर इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आय का वितरण, इसके रिगार्डिंग लॉरेंज ने ये कर्व बनाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द प्लान ऑल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। बताइए, हिंदी दिखाऊं, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। कौन से बनाती है भाई, आंसर दो। बताइए इसका आंसर, गिव मी आंसर। सुधांशु कह रहे हैं बी। सुधांशु एक बार ठीक से क्वेश्चन पढ़ो। इंग्लिश दिखा दिया ना, इंग्लिश इन इनकम्प्लीट लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा मिस है इसमें। ठीक है, बट इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज सी, गवर्नमेंट। क्या है भाई, आप देखो, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान कौन फॉर्म करता है, तो पहले करती थी प्लानिंग कमीशन, अब करती है कौन, नीति आयोग। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट क्या है कि डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग सारा फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑथराइज संस्था है प्लानिंग कमीशन, उसकी जगह भी नीति आयोग है। तो नीति आयोग उसको रेगुलेट करती है और उसको इंप्लीमेंट करती है और डेवलपमेंट के एजेंडेस बनाती है। तो राइट आंसर इज सी, गवर्नमेंट के द्वारा डेवलपमेंट के सारे भी नॉर्म्स डिफाइन किए जाते हैं और उनका इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। क्लियर, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 रहने दो, ये भी मार्जिनल कॉस्ट का है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। आइए ये बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 24 भी आप देखेंगे। चलो इसका बताओ, ये भी डिमांड एंड सप्लाई का है, डिमांड एंड सप्लाई का आंसर है इसका राइट आंसर, कीमत। हिंदी देख लो, बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस वस्तु का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इन्हें आर्थिक क्रियाकलापों में समन्वय होता है। बताइए आंसर बताओ इसका। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लंबा क्वेश्चन दिख रहा है कि कोई मार्केट जो है वो किन चीजों पर डिफाइन करता है और मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हम कैसे डिसाइड करते हैं। बिल्कुल डिमांड से करते हैं, लेकिन देखो थोड़ा सा डिमांड के बारे में आप समझ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये कहानी क्या है। इसमें इसका आंसर है इसेंशियल पार्ट ऑफ डिमांड 4। क्या, पहला
देखिए इसेंशियल पार्ट है डिमांड के, तो ही डिमांड होगी, और इसी के आधार पर मार्केट की का नेचर डिसाइड होता है और मार्केट की पॉलिसी डिसाइड होती है। क्या है भाई? इसेंशियल पार्ट्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट है क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, दूसरा है प्राइस ऑफ गुड्स, तीसरा है पीरियड ऑफ टाइम, और चौथा है विलिंग टू परचेज। जब ये चारों इसेंशियल पार्ट्स एक साथ मिलते हैं तो ही डिमांड होती है। कैसे? तो पहला क्वांटिटी ऑफ गुड्स। मान लो तुमको एक जींस खरीदना है, मान लो तुमको एक जींस की नीड है, तुमको एक जींस खरीदना है, मार्केट गए आप, तो आपको कितना जींस खरीदना है? एक, कंफर्म है। दूसरा, प्राइस ऑफ गुड्स पता है कि 2000 का खरीदना है, फिक्स है। पीरियड ऑफ टाइम, शाम को जाऊंगा तो खरीद लूंगा। और फिर विलिंग टू परचेज, मतलब खरीदने की इच्छा है, जींस नहीं है, फट गया है, अपने को चाहिए। दुकान में गए, आपने एक जींस देखा, प्राइस आपको पसंद आई, टाइम शाम का था, आपने खरीदना था, पैसा दिया, खरीदा और लेके आ गए, तो उसको हम कंप्लीट डिमांड बोलते हैं। ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी एक लैक करता है, मतलब लैक करने का मतलब कोई भी एक नहीं होता है। जैसे मान लो तुम दुकान में गए, प्राइस पसंद आ गई, शाम को गए थे, खरीदने की इच्छा है, लेकिन तुमको लग रहा है यार पैंट की जगह 2 शर्ट खरीद लूं और कम दाम के, आप देख के आ गए, तो डिमांड नहीं होगी। क्वांटिटी कंफर्म है, आपको गए और आपको कम दाम का, अधिक दाम का पसंद आ रहा है, जो प्राइस आपके पास पैसा है उस प्राइस में आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खरीद के आ गए। आप सुबह शाम टाइम एक्सटेंड करेगा, अच्छा कल खरीद लूंगा, परसों खरीद लूंगा, पीरियड ऑफ टाइम फिक्स नहीं है। उसके बाद विलिंग टू परचेज, खरीदने की इच्छा नहीं है, मन कर रहा है छोड़ो यार किताब खरीद लूंगा, अभी कपड़े खरीदने की जरूरत क्या है। तो ये 4 इसेंशियल पार्ट्स हैं जिसके आधार पर डिमांड होता है। तो राइट आंसर इज डिमांड होगा उसका। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी 25 उसी तरह का है। आइए ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 26, 25 नंबर क्वेश्चन भी वो थ्योरी वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी का, वो बाद में मैं आपको एक बता दूंगा मार्जिनल यूटिलिटी के और इसके एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, उसको थ्योरी टाइप का है, मतलब थ्योरम टाइप का इकोनॉमिक्स का, वो मैं बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, 26 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए जल्दी। द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज द डैश फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। हिंदी देख लो। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण डैश है। अच्छा चलो हट जाता हूं, मैं सामने आ जाता हूं, तो लो देख लो। हो गया? अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब बताओ, ये कहां से लिया है अपन ने? ये कहां से लिया है भाई अपन ने? कहां से लिया है ये 5 ईयर प्लान? कहां से लिया है? रिप्लाई करो जल्दी मुझे, कमेंट करो बॉक्स में। 5 ईयर प्लान हमने किस कंट्री से लिया है? नहीं पता? अरे पता है या नहीं? हाँ या ना बोलो भाई। क्या हुआ, सो गए क्या सब? 5 ईयर प्लान कहां से लिया है? हाँ सुधांशु, 5 ईयर प्लान हमने लिया है यूएसएसआर, सोवियत रूस से। और आपको मालूम होगा कि ये जो एक लंबा जो सेंट्रल आप देखेंगे प्लानिंग है, ये सोवियत रूस से ही आया है, जिसको अंग्रेजी में हम यूएसएसआर बोलते हैं। 1989 में ब्रेक हो गया, 2 पार्ट में बढ़ गया सोवियत रूस। ठीक है, तो ये इसका आंसर यूएसएसआर सोवियत रूस है। समझ में आई है? देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब अपन लोग 1947 में आजाद हो गए, तो हमारे पास उस समय कोई प्लान नहीं था। उस समय रसिया जो है वो 5 ईयर प्लान के मॉडल पर खूब डेवलपमेंट कर रहा था।
तो हम अपन ने रसिया से 5 ईयर प्लान का मॉडल लिया कि हम टारगेट फिक्स करेंगे डिफरेंट मोड्स पर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, डिफेंस, इरिगेशन, डिफरेंट हर सर्विस सेक्टर पर, और उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग फोकस्ड करके और 5 साल में मेहनत करके हम टारगेट को अचीव करेंगे। तो आप देखेंगे 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट अपन ने यूएसएसआर से लिया, और उस समय यूएसएसआर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था इस सेंट्रल प्लानिंग का, क्योंकि उस समय पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक तो नाटो था, दूसरा सीटो था। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अमेरिका और दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी यूएसएसआर। और सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लानिंग के थ्रू प्रॉपर मास लेवल पर अपना डेवलपमेंट कर रहा था। तो अपन ने सोशलिस्ट इकोनॉमी के इस प्लान मॉडल को अपनाया, इस 5 ईयर प्लान को, और उसी मॉडल के आधार पर हमने डेवलपमेंट करने की बात करी। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से, और उसके बाद हमने अडॉप्ट किया। तो एग्जांपल तो यूएसएसआर ही होगा ना, तो राइट आंसर इज सोवियत रूस। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? सब लोग रिप्लाई करें। जितेंद्र क्लियर नहीं हुआ? नो लिख रहे हैं आप? ओके ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, बताइए। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं इसका कोई आंसर। 27 है तो ये डिमांड का, लेकिन आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। इनपुट आउटपुट हम कैसे निकालते हैं भाई? मान लो इनपुट आउटपुट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? इजी क्वेश्चन है यार, इनपुट आउटपुट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये आईक्यू वाला क्वेश्चन है भाई। किसी का आपने कितना प्रोडक्शन किया और कितना बेचा, उसको कैसे निकालेंगे? टोटल करेंगे तब ना भाई। मान लो आपने 5,000 का आपने प्रोडक्शन किया, उसमें इनपुट आपका इतना रहा और गया कितना, तो टोटल करेंगे तो इनपुट आउटपुट निकल जाएगा ना आपके पास। टोटल प्रोडक्शन, उसमें कितना आपने बनाया और कितना बेचा। राइट आंसर इसका ए है, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन के बिहाफ पर ही तो आप इनपुट आउटपुट निकालेंगे, टोटल प्रोडक्शन के आधार पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, टोटल प्रोडक्शन के आधार पर हम इनपुट आउटपुट को डिफाइन करते हैं, इनके रिलेशंस को। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ। जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्री नॉट डेरिव्ड फॉर्म, जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका नहीं है? निम्न में से किस देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? इनमें से कौन है जो जीडीपी में शामिल नहीं होता है? इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ जीडीपी। बताइए आंसर, आंसर बताइए सर। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ जीडीपी, सीधा आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसे जितेंद्र ए बता रहे हो आप, अब्दू आपने सी बताया है, और लोग बताएं भाई आंसर। हिंदी अंग्रेजी देख लो। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीडीपी ऑफ ए कंट्री नॉट डेरिव्ड फ्रॉम? बताइए सर, बताइए जल्दी। हिमांशु, सुधांशु, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इसमें अपने को टाइम लगाना ही नहीं है। मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, बहुत सीधा। सेक्टर की बात करी थी ना मैंने, और इस सेक्टर में क्या कहा था? 4 सेक्टर है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और कोर सेक्टर। ठीक है, अब प्राइमरी का मतलब हो गया प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक क्षेत्र इंडस्ट्री, टर्शियरी का मतलब सर्विस सेक्टर, बीमा, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब, और कोर सेक्टर में डीजल, स्टील, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। एक क्वेश्चन भी आया था सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। ठीक है, उसके बाद
इंडस्ट्री सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर हुआ, इसका भी कंट्रीब्यूशन। इंटरनेशनल सेक्टर, अंतरराष्ट्रीय जो क्षेत्र हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में नहीं होता। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है कि इन ए ज्योग्राफिकल एरिया टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी इस तरह से बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए फाइनेंशियल ईयर एंड इन ए जियोग्राफिकल एरिया। मतलब किसी देश के एक भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल अंतिम योग को कहते हैं। मतलब टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए फाइनेंशियल ईयर एंड इन ए जियोग्राफिकल एरिया। तो यहां पर मान लीजिए इंडिया है, उसके जियोग्राफिकल एरिया में जो टोटल फाइनल सर्विसेज एंड गुड्स का फाइनल प्रोडक्शन हुआ, तो उसमें इंटरनेशनल सेक्टर थोड़ी इन्वॉल्व है। जो भी प्रोडक्शन हुआ उस जियोग्राफिकल एरिया में वो हमारी कंट्री का है, तो इंटरनेशनल सेक्टर इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ जीडीपी। राइट आंसर इज सी। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो, यस और नो रिप्लाई करें फटाफट। सिर्फ एक आदमी ने रिप्लाई किया है, बाकी लोग चलिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 29 आईक्यू का क्वेश्चन है बॉस, आईक्यू का। बिल्कुल सुधांशु, राइट आंसर इज आइसोक्वांट। हिंदी दिखा देता हूं हिंदी वालों को। ये कह रहा है डैश उन दो आगतों के समांग का सेट होता है जो कि समान अधिकतम संभावित स्तर तक निर्गत करता है। तो समान मात्रा में दो चीजें जो आई आपके पास, उनका एक समान सेट होता है जो अधिकतम स्तर का निर्गत करता है। राइट आंसर ही सी होगा इसका। ये पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ लिया है, कुछ ऐसे ही है क्वेश्चन, इस पर अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कहीं समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। कल मैंने बताया था इस क्वेश्चन का, डैश के डैश डिफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय नेट कैपिटल फ्लो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दस बाय ए कैपिटल अकाउंट सरप्लस। डैश के घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है। इस प्रकार की पूंजी खाता अधिक से, कल मैंने बताया था तुम लोग को इसका कैपिटल और करेंट अकाउंट, उसी कैपिटल और करेंट अकाउंट से जिसमें एनआरआई के अकाउंट, लोन या डेप्ट होता है, ठीक है, और सर्विसेज होती हैं। जितेंद्र, सी कैसे होगा सुधांशु? मैंने तुम लोगों को कल बताया था करेंट और कैपिटल अकाउंट, तो करेंट में ही तो बताया था कि डेफिसिट और फाइनेंस, फाइनेंस के रिगार्डिंग। राइट आंसर ए होगा। करेंट अकाउंट में है ना, डेप्ट है, फाइनेंस है, एनआरआई अकाउंट है, सर्विसेज है, सारे करेंट अकाउंट के अंतर्गत होते हैं, कैपिटल के नहीं, कैपिटल के अंतर्गत नहीं होते। कैपिटल में आप देखेंगे मोबाइल, कंप्यूटर, दूसरी जो चीजें हैं प्रोडक्ट, गुड्स, वो कैपिटल मार्केट के अंतर्गत अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो राइट आंसर इज ए। करेंट अकाउंट के अंतर्गत हम डेफिसिट ऑफ फाइनेंस को शो करते हैं, क्योंकि सारे अकाउंट्स जो हैं, लेन देन, एनआरआई के अकाउंट, डेप्ट, लोन, ये सारा कैपिटल मार्केट के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ क्वेश्चन नंबर 31, डैश इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। डैश की प्रति इकाई प्रवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन्वेस्टमेंट भी है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, लोन भी है, डेप्ट भी है, एनआरआई अकाउंट भी है,
ये सारी चीजें करंट अकाउंट के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दो फटाफट। 31 का ये भी देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का ये क्वेश्चन है। तो यूटिलिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक मार्जिनल और एक टोटल यूटिलिटी, और सॉरी एक एवरेज यूटिलिटी। तो टोटल में से मार्जिनल माइनस करते हैं तो एवरेज निकलता है, मतलब कुल टोटल को जोड़ दो, डिवाइड कर दो तो मार्जिनल निकल रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि डैश इज डिफाइंड एज द आउटपुट ऑफ पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। जो वेरिएबल हो रहा है उसका, जो उसमें वेरिएबल जो इनपुट है उसका आउटपुट अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो एवरेज से करेंगे ना। जैसे मान लो 5, 10, 15 और 20, ठीक है, 5 प्रोडक्ट आपने यूज, 10, 15, 20। अब इसमें वेरिएशन है 5, 10, 15, 5 का, तो इसको टोटल करेंगे तो एवरेज के आधार पर अपन निकाल सकते हैं कि 5 यूनिट हमने कंज्यूम किया तो उसमें 5 का वेरिएशन है, मतलब 20 किया हमने तो 20 में से 10 यूनिट वेरिएबल है। क्लियर? तो राइट आंसर इज डी, एवरेज प्रोडक्ट होगा। ये जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, सर रिलेटेड टॉपिक डिटेल में बता दो। देखो ये अभी जो क्वेश्चंस हैं 4-5, ये सारे क्वेश्चंस थियोरेटिकल वाले हैं इकोनॉमिक्स के। मैंने अभी रिलेटेड टॉपिक्स में, देखो मैंने तुम लोग को पहली क्लास में बता रखा है, फिर भी बता देता हूं। पहला टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में देख लेना, दूसरे में आप देखेंगे फिजिकल पॉलिसी, तीसरे में आप देखेंगे फिजिकल पॉलिसी के बाद मॉनेटरी पॉलिसी, फिर चौथे में बैंकिंग डेवलपमेंट, फिर पांचवें में आप देखेंगे रेटिंग एजेंसी। ठीक है, रेटिंग एजेंसी। उसके बाद छठे में आप देखेंगे, छठे में थोड़ा सा डिमांड आप छोड़, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बाद आप देखेंगे 7 नंबर पे बजट। ठीक है, बजट देख लेना, और फिर उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है बजट हो गया। ये कुछ 7-8 टॉपिक्स हैं, इसमें आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, मेजर जो टॉपिक्स हैं। क्लियर? 31 का डी बिल्कुल सही है। 31 का राइट आंसर जो है वो औसत उत्पादी है, एवरेज। ठीक है, अब आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 32 रहने दो, 33 ये सारा मैं आपको जब थ्योरी समझाऊंगा, थ्योरम उसका जो लास्ट में उस समय अपन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं पहले इजी क्वेश्चंस, ये मार्केट सप्लाई सारे। चलिए अभी ये क्वेश्चन बताइए, बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इन इंडिया द रिफॉर्म्स पॉलिसीज वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दो। 38 का आंसर दो। और लोग आंसर दे भाई, सब लोग फटाफट। सुधांशु ने सी दिया है, जितेंद्र ने ए दिया है, और हिंदी दिखाऊं? हिंदी देख लो, ये हिंदी है, ये देखिए हिंदी। देख लिया हिंदी? अब आंसर बताओ। 38 आंसर बताओ इसका।
38 का अब ए बता रहे हैं। क्या जितेंद्र अभी भी तुम्हारा आंसर ए है? अगर अभी भी तुम्हारा आंसर ए है तो रॉन्ग है। सुधांशु का आंसर सही है। 38 का राइट आंसर है सी। कम से कम 20 बार मैं बता चुका हूं इसको। भाई मैंने कल क्या बताया था, 1947 से लेके 1990 तक हमारी इकोनॉमी क्या रही? क्लोज्ड इकोनॉमी रही। और फिर 1991 से लेके और टिल नाउ अभी तक हमारी इकोनॉमी क्या है? ओपन इकोनॉमी है। तो ये कह रहा है कि रिफॉर्म्स पॉलिसीज कब शुरू की गई। तो आप इसको देखेंगे, ये जो रिफॉर्म शुरू हुआ उसको हम राव मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं, और इसी को हम दूसरे अर्थों में एनईपी भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। एनईपी भी कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, और नए आर्थिक सुधारों का दौर भी कहा जाता है। तो ये टाइम था 1991 जब हमारी इकोनॉमी क्लोज से ओपन हुई, और इसी समय एलपीजी का कॉन्सेप्ट अपन ने अपनाया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ यहां तक? बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कैसे कंफ्यूज कर रहे थे तुम लोग? नवीन, हिमांशु कहा है भाई? कहां गए? सो गए क्या सब लोग? नवीन, हिमांशु, ठीक है। तो ये आपको ये पहला रिफॉर्म्स, इसको ध्यान में रखना है। इसको राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए, तो ये रहे आज की। कल हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ पेश होंगे, और कल हम कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल नए जोश और जुनून के साथ। बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं इनकी पीडीएफ आज तुम लोग को भेजूंगा, ठीक है? क्लियर? आज मुझे व्हाट्सअप कर देना। थैंक यू वेरी मच। ओके, हैव ए नाइस नाइट।